क्योंकि मैं बोलता हूँ तो सबको लगेगी मिर्ची। आज मुंबई में कितना डेवलपमेंट का काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, कोस्टल रोड का काम चल रहा है। यहाँ लोगों को तकलीफ देने का काम ये सरकार कर रही है। कि आज पूछने की बात नहीं है। आज देखो हर टूरिस्ट की गाड़ी है, टेम्पो है, हर घर आज 10-10 हजार बीएमसी के अंदर लोगों को रोड वाले जो धंधा करते हैं रोड वाले कि मोदी जी बाला साहब का मुखौटा लगाकर, ये छोटे भाई थे शिवसेना के, और बाला साहब का फोटो लगाकर इन्होंने बड़ा बना यहाँ पर। लोकसभा चुनाव में किसकी होगी सरकार और कौन होगा सत्ता पे, कौन करेगा राज। लगातार जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर मचा है घमासान, 3 चरणों का खत्म हो चुका है मतदान, लेकिन अभी भी 4 चरण है बाकी और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार में जोर शोर से जुटी हुई हैं। और ऐसे में बात करें आर्थिक राजधानी मुंबई की 6 लोकसभा सीटों की, तो यहां पर मतदान को लेकर और चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर बड़ी ही सरगर्मी चल रही है। चुनाव को लेकर सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यानी महायुति की जो है साख है, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी और उद्धव ठाकरे गुट की जो है उम्मीदवार हैं। ऐसे में बात करें तो यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो उद्धव ठाकरे गुट से हैं अमोल कीर्तिकर, और महायुति से अगर बात करें, शिंदे गुट से बात करें तो रविंद्र वायकर में मुकाबला है। और ऐसे में आज हम तमाम पार्टियों के नेता कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार जो चुनावी संग्राम है वो किस करवट बैठेगा। ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि 20 तारीख को जब मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि किसके सिर पर ताज होगा। लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाएं कि ये तमाम जो पार्टियों के नेता कार्यकर्ता आज हमारे साथ इस शो में जुड़े हुए हैं, उनसे हम एक एक करके जानेंगे कि इस बार चुनाव का जो रुख है वो किस तरफ है और क्या क्या चुनावी मुद्दे हैं जिसको लेकर ये लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने उम्मीदवार और अपनी पार्टी का जो समीकरण है वो किस तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम जुड़ेंगे उद्धव ठाकरे गुट से, यानी महाविकास अघाड़ी की तरफ से जो है बाला अंबेकर हैं, उनसे जानते हैं। बाला भाई, सबसे पहले जानना चाहेंगे इस बार जो चुनाव है वो किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव है, क्योंकि पहले 4 पार्टियां थी, अब महाराष्ट्र में 6 पार्टियां हो गई हैं। तो क्या लगता है कि मतदाता कहीं भ्रमित हो रहे हैं? नहीं, मतदाता कोई भ्रमित नहीं हो रहे, सबको मालूम है। और हमारी जो निशानी है मशाल, जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और महाविकास आघाड़ी की जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है, मशाल है, और उम्मीदवार हमारे अमोल गजानन कीर्तिकर। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारी निशानी का कुछ मतलब ऐसा प्रॉब्लम है। हमारी निशानी घर घर में जा रही है। और यहाँ पर जो मुंबई शहर में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें एक महंगाई है, फिर बेरोज़गारी है, फिर मुंबई में जितने सारे काम चालू है इससे लोगों को तकलीफ़ हो रही है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, और जहाँ भी देखो रास्ते का काम पूरा हुआ नहीं और लोगों को बहुत दिक्कतें पड़ रही है। तो ऐसे में ये चुनाव के मुद्दे हैं। और महंगाई का भी मुद्दा, अभी 2 दिन पहले आपने देखा रहेगा कि 180 रुपये तक दाल गई थी। पेट्रोल डीजल के भी भाव बढ़ चुके हैं, और पेट्रोल डीजल के भाव जब बढ़ते हैं तो सामान्य आदमी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आता है कि तरकारी बोलो, अनाज बोलो, सबकी कीमतें बढ़ती रहती है। तो ये सब मुद्दे के लिए ये चुनाव बहुत अहम रखता है। और हमें पता है कि हमारे जो उम्मीदवार है अमोल गजानन कीर्तिकर, ये भारी बहुमतों से विजय बनेंगे और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी गठ को ये बहुत बड़ी जीत प्राप्त होगी। और मुंबई के मुझे लगता है कि 6 के 6 जो प्रत्याशी हमारे वो चुन के आएंगे। बिल्कुल महंगाई का मुद्दा होगा। साथ ही अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में कई ऐसे मुद्दे होते हैं, क्योंकि ये चुनाव देश के लिए होता है और ये एक महापर्व होता है। चुनावी महापर्व में जिस तरह से हर तरफ हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं राज यादव जी, उनसे जानते हैं। राज भाई, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इस बार चुनावी मुद्दा जो है महंगाई है, बेरोजगारी है और मुंबई के जो है विकास कार्यों को लेकर है, क्या कहेंगे कि जिस तरह से बाला भाई ने कहा कि आज इस बार हम लोग जो मैदान में हैं वो भारी मतों से जीतेंगे क्योंकि हमने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा लिया है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज मुंबई में कितना डेवलपमेंट का काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, कोस्टल रोड का काम चल रहा है, मुंबई किस तरह से विकास की रफ्तार से तेज़ी से चल रहा है। और रही बात बेरोजगारी, आपने देखा होगा कि बेरोजगारी आज कौशल विकास योजना और
अपना बहुत सारी योजनाएं ऐसे हैं जिससे कि मोदी जी ने खुद पैसा देकर बैंक से लोन लेकर लोगों को, बेरोजगार लोगों को खुद का एक नौकरी के बदले उन लोग खुद का व्यवसाय करने की कर रहे हैं। वो लोग आज बेरोजगारी काफ़ी हद तक कम हुई है, बहुत कम हुई है। लोग अलग अलग तरह से विकास हुआ है। रही बात हमारे जो कैंडिडेट हैं और हमारे जो कैंडिडेट रविंद्र वायकर जी हैं, महायुति के कैंडिडेट, वो पूर्ण बहुमत से लेकर और प्रचंड मतों से यहाँ पे ये विजयी होने वाले हैं। विजयी होने वाले हैं। नीलेश हैं हमारे साथ, युवा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नीलेश, जिस तरीके से बेरोजगारी कम हुई है यहाँ पर, खासकर अगर बात करें उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र की, तो क्या क्या मूलभूत सुविधाओं और क्या क्या चीज़ों को लेकर आप लोग मैदान में उतरे हैं? सर, पहली बात तो लड़ाई नहीं है, क्योंकि इनके पास कैंडिडेट नहीं था भाजपा के पास, और एक नाथ शिंदे साहब के पास कैंडिडेट नहीं था। और कैंडिडेट था तो कहाँ से था? ईडी का प्रेशर दिए, नोटिस दिए, ईडी का डर दिखा के पार्टी में शामिल किए। अगर इनके पास कैंडिडेट होता तो हमको अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए। ईडी का दबाव डाल के उसको पार्टी में शामिल करा के फिर उसको अपना कैंडिडेट बनाना। और हमारा तो पहले दिन से क्लियर था महाविकास आघाड़ी का कि हमारे कैंडिडेट अमोल भैया कीर्तिकर साहब थे और चुनाव जीते हैं और जीतेंगे हो। और यही बात जैसे बोल रहे कि बड़े भाई हमारे सीनियर है, बोल रहे कि विकास हो रहा है, तो इतना विकास जोगेश्वरीपुर जहाँ से वो सभी विधायक है, वर्तमान के विधायक वाइकर साहब, वहाँ पे जाके पता कर, इस जिले में सबसे बड़ा अगर कोई एसआरए का माफिया होगा, सबसे बड़ा कोई रीडेवलपमेंट का माफिया होगा तो वाइकर साहब है। तो इतना विकास तो खुद का अपना विकास कर रहे हो, तो यही विकास चल रहा है जिले में। और अमोल भैया कीर्तिकर चुनाव जीत रहे हैं। कैंडिडेट नहीं था बीजेपी के पास। सबसे बड़ी बात है कि आज जब भी कोई बात होती है तो जांच एजेंसियों का नाम जरूर सामने आता है। फूलचंद जी, क्या कहेंगे? जिस तरह से नीलेश ने कहा कि कैंडिडेट नहीं था, ईडी का प्रेशर देके रविंद्र वायकर जी को पार्टी में शामिल किया गया और उसके बाद उम्मीदवार बनाया गया। देखो, पहली बात तो उन्होंने कहा बीजेपी के पास, तो पहली बात तो बीजेपी के पास उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। हम एनडीए में है और एनडीए का उम्मीदवार है रविंद्र वायकर जी। अब एनडीए जो शिंदेगढ़ शिवसेना है, उन्होंने वो उम्मीदवार दिया हुआ है। और जैसे कि अभी आप जानते हो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विज़न है कि 400 पार। अब हम लोग जो है उम्मीदवार को देखकर नहीं चलते हैं, हम देखते हैं कमल का पुल। आज आप कहीं भी जाओगे जनता के अंदर तो कौन खड़ा है? तो मोदी खड़ा है। मुंबई में हो या वाराणसी हो या नासिक हो या दरभंगा हो या यूपी हो, लोग किसको पहचानते हैं? मोदी को पहचानते हैं। मोदी साहब को पहचानते हैं, उसके विकास कामों को पहचानते हैं, मोदी का विजन जानते हैं। अगर मोदी साहब जो है देश की सुरक्षा कर सकते हैं, पाकिस्तान को कटोरा लेकर घुमा सकते हैं। और रही बेरोजगारों को रोजगार देने की बात, तो मोदी साहब ने मुद्रा लोन के साथ इतने लोगों को आज स्वयं शंभू बनाया है कि आज पूछने की बात नहीं है। आज देखो, हर टूरिस्ट की गाड़ी है, टेम्पो है, हर घर। आज 10-10 हज़ार बीएमसी के अंदर लोगों को रोड वाले जो धंधा करते हैं रोड वाले, उन लोगों के लिए भी 10-10 हज़ार लोन का ये किया। क्यों किया? कि लोगों को बेरोजगार नहीं होना चाहिए, उनका व्यवसाय चलना चाहिए। मोदी जी नौकरी दोगे तो कितनी दोगे इस देश के अंदर? ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं 40 लाख नौकरी है पूरे देश के अंदर, लेकिन मोदी जी वो बेरोजगारों को रोजगार देने का, अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए आज प्रयत्न कर रहे हैं। और उसी को, वही विजन के मार्फत आज लोगों को कौशल्य योजना, ई श्रम योजना, ये सारी योजनाएं लाकर सब लोगों को स्वावलंबी बना रहे हैं। और उसी का विजन लेके जो आज पूरे देश के अंदर उम्मीदवार खड़े हैं। कोई देखता नहीं है कौन सा उम्मीदवार क्या खड़ा है, वो खाली लोगों का विजन है, उम्मीदवार खड़ा रहना चाहिए। और वो खड़ा है मोदी साहब का चेहरा लेकर, और लोग दे रहे हैं मोदी साहब का चेहरा देखकर वोट देंगे। क्यों देंगे? कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। जी जी प्रदीप जी, ये लोग डेवलपमेंट का मुद्दा बोलते हैं। डेवलपमेंट हो रहा है पूरा मुंबई शहर में। आपने देखा अभी बीच में 2 महीने 3 महीने पहले की बात, इनका एक एमएलए बहुत बड़े और ये कर रहा था कि हमने किया, फिर उनके मिनिस्टर आए, हमने किया। हमने जो गोखले ब्रिज, आज गोखले ब्रिज का देखो, सीढ़ी बर्फी वाला ब्रिज, उसको ज्वाइन नहीं किया। जब इन लोगों को समझ नहीं आता था, अक्ल नहीं थी कि वो 1.5 से 1.25-2 मीटर उसकी हाइट बढ़ी है, तो उस काम के साथ इसको भी ज्वाइन करना चाहिए था। नाहक लोगों को तकलीफ देने का काम ये सरकार कर रही है। अब की बार अभी देखो 200 करोड़ रुपया इसको खर्चा आएगा। किसके पैसे जाएंगे? मुंबई के करदाताओं के पैसे जाएंगे। मुंबई के करदाता पैसे ऐसे नाहक खर्चा करने वाले हैं क्या? और इनको समझ नहीं आ रहा था। बड़ी बात है, हमने गोखले ब्रिज बनाया, ये इनका विकास।
और आज देखो सब फुटपाथ खोद के रखे है, रास्ते खोद के रखे है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर का काम नहीं, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर दंड मार रहे हैं। मतलब इनका किधर भी नियोजन नहीं है, इस सरकार का किधर तालमेल नहीं है और कंट्रोल पावर नहीं है। अब की बार 400 के पार जो नारा बीजेपी ने दिया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात करें, शरद चंद्र पवार की बात करें, तो जिस तरह से शरद पवार जी ने कल बारामती में मतदान के दौरान कहा, धांधली का आरोप लगाया है, क्या लगता है कि 400 पार का जो नारा है वो कितना सक्सेसफुल होगा? अब की बार तड़ी पार होगा। देखो क्या होता है, परिवर्तन ये सृष्टि का नियम है। किसी की भी सत्ता रहेगी, विकास तो होते रहेगा। विकास 1947 में भी था, उसके बाद भी था, अभी भी है, 2024 में भी है। कोई भी सत्ता आएगी, लोगों के पॉपुलेशन के हिसाब से विकास होते रहेगा। लेकिन जो बीजेपी सरकार है, इन्होंने जो विकास किया है, अभी जैसे बाला अम्बेडकर साहब बोले कि विकास हुआ है, लेकिन ये विकास जीएसटी, एसजीएसटी, केंद्र का राज्य सरकार और केंद्र का जीएसटी सरकार, इन्होंने आम आदमी के गर्दन पे पाँव रख के जीएसटी वसूला है। आम आदमी, ये बीजेपी सरकार ने आम आदमी के गर्दन को कुचल कर जीएसटी वसूला है। वो जीएसटी वसूल कर वो सत्ता में अपना पक्ष चलाने के लिए अपना फंड में यूज कर रहे हैं। ये क्या क्या आता है, ब्रांड और जो है। और दूसरी बात यह है कि ये जो सत्ता में अभी जो श्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब बैठे हैं, ये राज्य के मुख्यमंत्री, ये कैसे बने? ये आम आदमी के वोटों से नहीं बने। ये एमएलए इनको घूस दे के, इनको अगवा करके, इनके ऊपर दबाव ला के बने। आम आदमी के वोटों से अगर कोई राज्य का मुख्यमंत्री बनता है तो है उद्धव बाला साहब ठाकरे। ऐसे आम आदमी के वोटों से जो बनेगा वो होगा कृत्रिम, नेचुरल होगा, नेचुरल। और ये जो बने हैं अननेचुरल है, ये कृत्रिम बने हैं। ये जो अभी के श्री मुख्यमंत्री है अपने, ये कृत्रिम है। इन्होंने सिर्फ एमएलए उठा के उनका वोट लिया है। आम आदमी के जनता ने दिए हो वोट को कुचल कर, उनका विश्वासघात कर कर एमएलए शिफ्ट हो गए दूसरे पार्टी में। हमारे लोगों का वोट जाता है जिस कॉरपोरेटर को, जिस एमएलए को, जिस खासदार को, वो उसी पार्टी में रहे, विश्वासघात ना करे। ये लोगों आम आदमी की राय है। अब इस बार आम आदमी वोट देंगे तो मुख्यमंत्री हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे बनेंगे। बिल्कुल, इन्होंने बहुत बड़ी बात की कि जनता जब वोट देती है तो वो अपने नेता को ध्यान में रख के, अपने विकास कार्यों को ध्यान में रख कर देती है। आपसे फिर जानेंगे बीजेपी के लोगों से कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि इस बार जो है राज भाई, जिस तरह से बात ये हो रही कि इस बार तड़ी पार का नारा दे दिया गया है। एक तरफ तो आप लोग 400 पार, दूसरी तरफ ताड़ी पार, क्या कहेंगे? इस बार 400 के पार आने वाला है, ये मोदी जी की गारंटी है। और रही बात, जैसे मेरे भाई ने बोला है कि किस तरह से इन्होंने वोट लिया और आर्टिफिशियल गवर्नमेंट बनाए, मैं वही दोहराना चाहता हूँ कि किस तरह से मोदी जी के नाम पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद इन्होंने फिर शरद पवार के साथ में सरकार बनाई। तो आप समझ सकते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, वो बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से डेवलप हो रहा है, आने वाले दिनों में जिस तरह से एक मोदी जी के हाथों में सुरक्षित देश है, और देश जिस तरह से सुरक्षित मोदी जी के हाथों में है, और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पलट पर जिस तरह से मोदी जी ने नाम ऊंचा किया है, आप सभी समझ सकते हैं कि एक टाइम था वो भी और एक टाइम है आज भी। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि अलग अलग विषयों में जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनका जो कैंडिडेट है, खुद कोरोना काल में जो उन्होंने फेसबुक लाइव करके सिर्फ गवर्नमेंट चलाई है, और आज कोरोना काल में जिस तरह से इन्होंने एक बॉडी बैग का घोटाला हुआ है और खिचड़ी का घोटाला हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इनका जो आने वाला कैंडिडेट है कैसा कैंडिडेट है। बिल्कुल, आरोप और प्रत्यारोप लगता रहता है। बिल्कुल, एक एक कर आपसे जानेंगे कि इस बार जनता क्या अपने मन में ध्यान में रखकर मतदान करेगी, क्योंकि आप लोग जा रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे रख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ जहां पर खिचड़ी घोटाले की बात की जा रही है, दूसरी तरफ ईडी का प्रेशर किया जा रहा है, लेकिन जो बीच में है जनता, जो मतदाता है, वो क्या ध्यान में रख के मत करेंगे? मतदाता इस बार ध्यान में रखेंगे कि वो उनके घर वाले बेरोजगार ना रहे। और महंगाई तो इतनी बड़ी है, आप आम आदमी को पूछिए महंगाई की मार वो कैसे झेल रहे हैं। जो झेल रहा है उसको पता है, लेकिन इस बार के इलेक्शन में पब्लिक अपना वोट देकर साबित करेगी कि वो किसके साथ है। जिस तरह से आपने कहा खिचड़ी घोटाला नहीं है, लेकिन मामले की जांच जारी है, क्या कहेंगे? देखिए, खिचड़ी घोटाला कुछ है नहीं है,
सिर्फ वो एक आरोप लगा है, आरोप आज तक सिद्ध नहीं हो पाया है। ईडी ने भी नोटिस दिया है अमूल कीर्तिकर भैया को, लेकिन आज तक वो गए भी हैं और अपना कपड़ा उपड़ा लेकर गए थे कि हमको जेल में डाल दो, अगर मैंने खिचड़ी घोटाला किया है तो हमको जेल में डालो। लेकिन ईडी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको जेल में डाल सके, क्योंकि हुआ ही नहीं। इसके पहले ईओडब्ल्यू इंक्वायरी कर रही थी और वो इंक्वायरी करते करते इनको लगा कि चलो इनके पिताजी को प्रेशर करके हमने ले लिया, इनको भी प्रेशर कर दिया जाए, ये भी आ जाएंगे। क्योंकि सिंधे गुट के पास कैंडिडेट नहीं था, इवन बीजेपी के पास भी उत्तर पश्चिम जिले में कैंडिडेट नहीं था। अमित साटम ने ना बोला है, गोरेगांव के एमएलए उन्होंने भी ना बोला कि हम नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शिवसेना उद्धव गुट जो है बहुत मजबूती के साथ है और यहाँ पे वो जीत नहीं सकते थे। बीजेपी हटी, इसके बाद हमारे एमएलए को इन्होंने ईडी का नोटिस दिया, उनको डरा कर यहाँ पर लाया और फिर उसी को कैंडिडेट बनाया। तो डर का जो माहौल है वो भी अच्छा लग रहा है कि मसाल से इतनी डर। अब तो देखा जाए तो पिता पुत्र आमने सामने भी हो गए हैं, क्योंकि गजानंद कीर्तिकर जी ने साफ तौर से कहा है कि पहले मैं राजधर्म निभाऊंगा और जो है मैं रविंद्र वायकर के लिए प्रचार करूंगा। नहीं, ठीक है, राजधर्म वो निभा रहे हैं, वो उनका काम है, वो निभाएंगे। लेकिन जो मूल कार्यकर्ता है शिवसेना उद्धव बाला साहब गढ़ का, वह हमारे साथ ही है, वो अमूल भैया के साथ है। और दूसरी बात जो राज भाई ने कहा कि शिवसेना बीजेपी का जो मोदी जी का मुखौटा लगाकर वोट लिया, मैं बोलना चाहता हूं कि मोदी जी बाला साहब का मुखौटा लगाकर, ये छोटे भाई थे शिवसेना के, और बाला साहब का फोटो लगाकर इन्होंने बड़ा बना यहाँ पर। और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि वो 2019 की बात थी, वो 2019 की बात थी। आज हम बात कर रहे हैं 2024 की। इश्तियाक भाई क्या कहेंगे, इस बार का जो चुनाव होगा वो किन मुद्दों पर होगा? क्योंकि 2019 में कौन किसके साथ था, अब सभी पार्टियां विभाजित हो चुकी हैं और अब एक नए जोश के साथ 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है। क्या लगता है कि इस बार का चुनाव का परिणाम किस करवट बैठेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जो बताएं वो पूरा बताना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया में मीडिया का चल रहा है। आज बीजेपी की जो मीडिया चल रही है, गोदी मीडिया, इन्होंने माहौल ऐसा खड़ा किया है कि ऐसा लग रहा है कि फिर वही दौर जो जितने भी उद्योगपति लोग हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, गांधीनगर में फॉर्म भरने गए लोगों को अमित शाह के लोग डरा धमका कर फॉर्म वापस करने बोल रहे हैं, उनको हाईजैक कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है। देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी 400 पार, ऐसा 400 पार कर रहे। उसके बाद सूरत का जो कैंडिडेट जीत के आया, 16 कैंडिडेट को उन लोगों ने डरा धमका के और बोले जीत गया, ऐसा जीत कर आ रहे। आप संविधान का गला दबा रहे। अभी मैं आपको बताना चाहता, मैंने भी उम्मीदवारी फॉर्म भरा था उत्तर पश्चिम जिला से, मगर मैंने संविधान और लोकतंत्र के लिए पीछे लेना पड़ा। हमने भी यहाँ पर सबसे पहले कांग्रेस से आवाज उठाए थे, संजय निरुपम के बारे में, राज बब्बर साहब के बारे में। हम चाहते थे सीट कांग्रेस को मिले, मगर महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस में सीट गई शिवसेना को। उसमें भी बाला साहब ठाकरे ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर। और अमूल कीर्तिकर की रही बात, हम अमूल कीर्तिकर साहब को नहीं देख रहे, हम उदय बाला साहब ठाकरे को देख रहे, शिवसेना को देख रहे, इंडिया अलायंस को देख रहे और महाविकास आघाड़ी को देख रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर पश्चिम जिला के अंदर अगर यहाँ से सीट निकालना हो तो कई मुद्दे हैं। कहाँ थे सिंधे गुट, कहाँ थे भारतीय जनता पार्टी? 10 साल आपको मौका दिए। अभी मेरे भाई जो फूलचंद उबाले भाई भारतीय जनता पार्टी से कह रहे थे लोन दे रहे, बहुत खुशी की बात है। आप लोग गरीब को लोन दे रहे, लोन माफ कर रहे, आप लोग लोन का पैसा लोन से वसूल कर रहे, तो गरीब का खून चूसने का काम कर रहे। अगर आपने लोन माफ किया होता तो पूरे जनता खुश होती। ठीक है, हॉकर्स को लोन दे रहे, बहुत खुशी की बात है। आप हॉकर्स जोन बनाकर हॉकर्स को बसाने का काम क्यों नहीं कर रहे, उनको उजाड़ने का काम कर रहे। यहाँ का आमदार, भारतीय जनता पार्टी का आमदार, भारतीय जनता पार्टी के लोग आए दिन देखो हॉकर्स के ऊपर कितना जुल्म करते हैं। एसआरए के अंदर भारतीय जनता पार्टी का गोपाल शेट्टी ने बहुत अच्छी आवाज उठाया था, मैंने उस टाइम भी उनको समर्थन किया था, क्योंकि जो अच्छा काम करेगा हम उनको समर्थन करेंगे। मगर आप देख लीजिए, आज जितने भी इलाके में जितने भी उद्योगपति है, अडानी को फ्री में जगह दी जाती है, फ्री में पोर्ट दी जाती है। एक आम आदमी का लोन माफ करने की ताकत नहीं आपको, और अडानी का लोन माफ कर रहे आप। मोहल चौकसी आप देख लीजिए, रिलायंस कंपनी को आप देख लीजिए, करोड़ों रुपए के लोन माफ हो रहे। विजय माल्या किंग फिशर का मालिक भागता है और करोड़ों रुपए लेकर दिया, इसको लूटने का काम करता है। ऐसे लोगों को रोकने का काम कौन करेगा? आज बोल रहे थे, आज मुंबई जैसे शहर में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है गरीबों को। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, इन्होंने जब सीट दिया, एक भी माइनॉरिटी मुस्लिम को सीट नहीं दिया।
कितनी नफरत पैदा कर रहे हैं देश में, कितने हालात खराब है। लोग जो भाईचारगी से रहते थे, एक दूसरे को देश में एकता अखंडता था, उस एकता अखंडता को तोड़ने का काम ये लोग कर रहे। आरएसएस के इशारे पे ये लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल इस समय जो चुनावी मुद्दों के बीच में एक बड़ा मुद्दा इस समय ये है, संविधान को लेकर भी लगातार इंडिया गठबंधन की बात करें तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चालू है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र की। और यहाँ पर अगर बात करें तो मतदाताओं की अगर बात करें तो यहाँ पर करीब 17 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, जिसमें 7 लाख से ज़्यादा करीब महिलाएं हैं और 9 लाख के करीब जो है पुरुष मतदाता हैं। और यहाँ पर जो चुनावी समीकरण है वो पूरी तरीके से 2 गुटों में बटा हुआ है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी और महायुति। आने वाले 20 मई को यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में बंद होगी और यहाँ के मतदाता उनके भाग्य का फैसला 4 जून को निर्धारित करेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानते हैं इस बार उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो क्या यहाँ की जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करेगी। मतदान करना चाहिए मोदी जी को ही, क्योंकि मोदी जी ने लेडीज़ लोग को, बच्चों को बहुत सारे चीज़ें उपलब्ध करके दी है। इसके लिए महिलाओं के लिए तो मोदी जी आना चाहिए। और रही बात, मोदी जी ने या देवेंद्र जी ने ये नहीं कहा है कि उद्धव जी आप बैठिए चुनाव में मत खड़े रहिए। हर कोई अपनी कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी पे सिर्फ प्रत्यारोप हो रहे हैं और कुछ नहीं। बाकी सब कोरोना में भी देखा ही है सब लोगों ने कि क्या हुआ है। हर लेडीज़ को अकाउंट में पैसे पहुँचे गए हैं, सबको धान्य बांट रहे हैं, सबको कुछ सब काम हो गए। इस ताई आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हैं और आपने कई सारे सरकारें देखी होंगी, गई आई पिछले 10 सालों से। जिस तरह से बीजेपी सरकार है देश में, इसके पहले भी सरकारें थी। कितना विकास आपको लगता है, आप बोल सकती हैं, अगर मराठी में भी बोलना है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो कुछ दिक्कत नहीं है। देखो, पहला मैं बोलना चाहती हूँ कि मोदी जी ने आने के बाद बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा उनका फ़ायदा हर आदमी को मिला है। हर घर में उसका हर चीज़ जो है वो पहुंच गया है। तो हर आदमी को यही लगता है आज भ्रष्टाचार हो या और कोई डेवलपमेंट हो, जैसा रास्ता हो, जैसा मेट्रो हो, बहुत सारा काम किया है। तो आदमी लोग ये देखेंगे कि हमको क्या किया है, हमारे घर में कौन कौन से योजना पहुंच रहा है, जैसा आभा कार्ड, आधार कार्ड, ये सब बहुत सारा किया है। 5 लाख का वो जो मजदूर है, गरीब है, वो लोग तो इसका फ़ायदा उठा रहा है। और जो अनाज है वो अनाज घर घर में पहुंचा है, अभी तो कभी नहीं पहुंचा था, वो भी फ्री में। तो बहुत सारा काम किया है। तो हमको लगता है इस साल की बीजेपी ही आएगा। बीजेपी आएगी। संविधान की अगर बात करें उबाले जी, संविधान को लेकर अब ये आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष द्वारा कि बीजेपी सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। हाल ही में राहुल गांधी जी ने एक रैली में भी कहा था कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी तो संविधान को, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके अधिकार के जो संविधान है उसको फाड़ देगी। देखो, पहली बात तो राहुल गांधी जी है, उनकी बातों को कोई सीरियसली लेता नहीं है। दूसरी बात, हमारे माननीय पंतप्रधान, यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी चिल्ला चिल्ला के लोगों को कह रहे हैं कि संविधान बदलने का हक पार्लियामेंट्री बोर्ड को है ही नहीं है। और दूसरी बात देखा है कि ये निकम्मी कांग्रेस जो है, जो 54 से अब 30 पर आने वाली है, ये कांग्रेस ऐसी है कि जनता को गुमराह कर रही है। खुद अपने शासनकाल में 1947, 1952, 1957, 1962 और 1974 तक कितने 64 बार संशोधन कर चुकी है। मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि देख लो जाके उठा के संविधान की किताब, 64 बार संशोधन किया संविधान में। और ये ऐसे निकम्मे लोग, कांग्रेस के लोग हमें सिखाते हैं कि संविधान बदल जाएगा। अरे संविधान बदलेगा भी तो देश हित में बदलेगा, समझेगा। इस तरह से मोदी हमारा लोगों का विश्वास तोड़ेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। नीलेश क्या कहेंगे? जिस तरह से फूलचंद जी का कहना है कि कांग्रेस ने संविधान को पहले बदला है, अगर अब संविधान बदलता है तो देश हित में बदलेगा। 14 अप्रैल को आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कर्नाटक में एक स्टेज शेयर किए। उस शर्मसार, निकम्मा, दुष्ट वहाँ का सांसद कुमारस्वामी का भतीजा, उनका भाजपा समर्थित जेडीएस का सांसद, उस 3000 महिलाओं की फोन क्लिप पकड़ी जाती है, वो व्यक्ति फरार हो जाता है। उसके जैसे लोगों के लिए इनको संविधान बदलना पड़ेगा।
ये पहले से है, इनके भाजपा के सारे सांसद ऐसे हैं, तभी भी इनको मोदी और तभी भी उनका वही चल रहा है कर्नाटक में। जो व्यक्ति महिलाओं का, अपने घर की महिलाओं को नहीं सहन कर पा रहा है, उनका अपमान कर रहा है, उनका जबरदस्ती यौन शोषण कर रहा है, उनसे अब क्या उम्मीद लगा बैठे हैं? ये उन्हीं जैसे लोगों के लिए, भ्रष्टाचारी लोग के लिए संविधान का संशोधन करना चाहते हैं। गीता जी, जैसे अभी उन्होंने कहा कि इस बार जो है 10 सालों से जो महिलाओं को घर में राशन मिल रहा है, महिलाओं के खातों में पैसे आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को देखकर मतदान होगा। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो तो लॉकडाउन के टाइम पर सभी ने देखा किसने किसके खाते में पैसे दिए थे, किसने राशन बांटे। हमारे सभी नेता खुद रास्ते पर उतरकर राशन बांटे, लोगों को हेल्प किया है, सिर्फ पैसे से नहीं। इवन हॉस्पिटल में आप BSES में जाइए, सबसे ज़्यादा पेशेंट्स किस नेता ने वहाँ पे एडमिट करवाया, आप जाकर देखिए। BSES में जाइए, आप कोई भी हॉस्पिटल में जाइए। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे बाला भाई कि जिस तरह से एक आरोप ये भी है कि परिवारवाद की राजनीति महाराष्ट्र में अगर कोई कर रहा है तो वो उद्धव ठाकरे परिवार है, और अपने बेटे को बचाने के लिए कहीं ना कहीं CM पद के लिए भी समझौता और अपनी जो वादे थे उससे मुकर गए थे। नहीं नहीं, ये तो झूठ है। परिवारवाद का तो देखो, अभी हमारे मुख्यमंत्री देखो एकनाथ शिंदे अपने लड़के के लिए, श्रीकांत शिंदे के लिए कर रहे। अमित शाह देखो, उन्होंने अपना लड़का उधर क्रिकेट बोर्ड पे लगा है, BCCI में लगाया। हाँ, वो तो राणे साहब का भी देखो, उनका भी लड़का उधर ही है, दोनों लड़के लोगों को सताने का काम कर रहे हैं। हाँ, ऐसे मतलब बहुत सारे मुद्दे, इसमें परिवारवाद का कुछ बात नहीं है। परिवारवाद की कुछ बात नहीं है। जो काम करेगा उस पोस्ट पे ऊपर वो पहुंच सकता है, वो CM भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, लेकिन वो अपने इस काम से लोगों की सेवा करके उनका नाम हो रहा है। ये झूठ झूठ बात कर रहे हैं। अभी आदित्य ठाकरे साहब का जो विज़न था मुंबई शहर का, कि मुंबई शहर का पूरा रेखा पलट हो जाए, मुंबई शहर को एक जागतिक मतलब स्टेज के ऊपर लाने का सपना, ये आदित्य ठाकरे जी का। इन्होंने जब गवर्नमेंट चेंज हुई, अपने बोर्ड लगाए बेस्ट बस डिपो के ऊपर, BSA स्वप्न झाले साकार। अरे कौन सा, ये तुम्हारा विज़न थोड़ी था, ये तो हमारा विज़न था। सेवरेज प्लांट का देखो, मुंबई शहर का रोड का वाइंडनिंग का देखो, ये सब काम आदित्य साहब ठाकरे जी के थे। कोस्टल रोड देखो, ये कोस्टल रोड किसका था? उद्धव बाला साहब ठाकरे, आदित्य ठाकरे साहब का था। और इन्होंने अपनी गवर्नमेंट ने अपना छीन लिया। ये कोस्टल रोड उनका थोड़ी काम था, अटल सेतु तो उनका थोड़ी काम था। ये सब शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के सपने थे, और उन्होंने करके दिखाया। कोरोना में किसने काम किया? आज किसी भी मुंबई शहर के लोगों को आप पूछ सकते हो। हम तो यहाँ पे बात करेंगे, पर लेकिन आप पीछे जाके लोगों को पूछो कि किसने कोरोना में काम किया। कोरोना में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसका सम्मान किया? बिल्कुल सम्मान किया, लेकिन बात चुनावी मुद्दे की हो रही है, और ऐसे में जो चुनावी एजेंडा है उस पर एक सवाल आपसे कि इस बार जैसे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी डर गई है, बीजेपी घबरा गई है, इस बार जो है बीजेपी की जो सीटें हैं वो कम होंगी, 400 पार का जो है सपना साकार नहीं होगा। ऐसे में क्या लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो पक्ष और विपक्ष का आरोप खुले तौर पर एक दूसरे पर प्रहार किया जा रहा है, उसको लेकर क्या ध्यान में रखेंगे मतदाता? आपको नहीं लगता कि नेताओं के बयानबाजी के बीच में कहीं ना कहीं वो मतदाता भ्रम होते हैं, क्योंकि अब पार्टियों में बगावत भी हो चुकी है? हर पार्टी में देखो बगावत होती है, लेकिन ये लोग ने बहुत पहले देखो कांग्रेस, जैसे अभी BJP, कांग्रेस, उद्धव, ये सब एक साथ में मिल के आरोप लगा रहे BJP के ऊपर कि BJP ने ऐसा किया ऐसा किया। अगर मोदी जी डेवलप नहीं किए होते तो तीसरी बार क्यों आने के, मतलब आज आप 400 पार के क्यों नारा दे रहे हैं? पहले 300 हुआ, फिर 325 हुआ, अभी इस बार 400 हो रहा है। डेवलपमेंट हुआ है, पूरे वर्ल्ड में नाम किया है ये मोदी जी ने, इसलिए आज खड़े हुए हैं। ये बहुत पहले एक बार कांग्रेस और ये जो BJP, ये उद्धव ठाकरे सब साथ में मिल के चल रहे हैं, अभी एक टीम बना के ये लोग। बहुत पहले उद्धव साहब, बाला साहब ठाकरे ने बोला था कि अगर मुझे कभी भी कांग्रेस से समझौता करना पड़ेगा तो मैं अपना दुकान ही बंद कर दूंगा, लेकिन इनसे कभी समझौता नहीं करूंगा। आज वही उद्धव बाला साहब ठाकरे कांग्रेस से मिल के लेके पूरे टीम लेके चला रहे हैं। क्या मतलब इनका वचन, इनका क्या है? ये सब कुछ नहीं, इनका खाली बोल वचन इनका है। अब की बार 400 पार, बोल बच्चन का उन्होंने कहा कि बोल बच्चन। ये अब की बार ये जो 400 पार के नारा दे रहे हैं वो एक जीरो निकाल दीजिए उसके अंदर से। ये सरकार, इनकी पूरे भारत देश में सरकार आने वाली नहीं है, क्योंकि 2014 से लेकर 2019
सिर्फ जुमला जुमला दिया जनता को लोगों ने। इन लोगों ने 15 लाख की बात किया, बेरोजगारी की बात किया, और जो गैस का बाटला जो कांग्रेस सरकार ने 450 पे दिया था, ये 1200 रुपये पे लाकर खड़ा कर दिया। उस वक्त मोदी जी ने बोला था कि वोट देने जाना तो बाटला का पैर पकड़ के जाना। इस बार मैं भी जनता को बोलता हूँ, वोट देने जाना तो बाटला को हाथ पैर जोड़ के जाना। बाबा 450 कांग्रेस ने दिया था, आपने 1200 पहुंचा दिया है। जी जी राज भाई कुछ बोल रहे थे जी। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, इतने सारे स्कीम निकली है, अभी तक इनको कुछ समझ में नहीं आया। आयुष्मान कार्ड जो आयुष्मान भारत जो निकाला है, हर सदस्य को 5 लाख का फ्री इलाज दिया गया है, और सदस्य और जितने भी घर में मेंबर रहते हैं सभी का 5-5 लाख रुपए का फ्री इलाज दिया जा रहा है। और रही बात, मेरे भाई ने जैसा बोला कि कर्नाटक में जिस तरह से इन्होंने इतने बलात्कार किया, लेकिन वहां पे कर्नाटक में सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार। भगाए किसने? हाँ, उस समय उनको रोक सकते थे, बाहर नहीं जाने दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इनको चुनावी मुद्दा बनाना था, इसके लिए इन्होंने जाने दिया। आज जो बोल रहे हैं कि नहीं ये चले गए, आप उनको रोक सकते थे। और इनको पहले से इनको मालूम था, जो आगे उप मुख्यमंत्री है डी शिव कुमार जी, उनको पहले से मालूम था कि ये मुद्दा चल रहा है, फिर भी इन्होंने रोका नहीं, इनको जाने दिया गया। बिल्कुल, यहाँ पर और भी लोग हैं जो पार्टियों के अलावा हैं, उनसे जानते हैं, आपसे जानेंगे, क्योंकि आप भी। पहले मेरे को एक बात बताओ, हक पे हो? बिल्कुल, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो सबको लगेगी मिर्ची। बोलिए आप बोलिए। मैं करप्शन के खिलाफ हूँ, और जो देश के खिलाफ है वो मेरे खिलाफ है, फिर वो मोदी रहे या शाह रहे। मैं पहली बार चेहरे पे आ रहा हूँ, पहचान लो। जो किया वो भी था, और अब जो मैं मार्केट में उतरा हूँ तो ये भी समझ लो मैं कौन हूँ। अब मैं पूरी तरीके से खुल के आ रहा हूँ, बोल बच्चन नहीं। जहाँ तक है मेरे को मैसेज पहुँचाना है मोदी और शाह तक है, उस तक है। अगर तुम लोग हक पे है ना, ये वीडियो पहुँचा लेना, उसको पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। मैं आपका जी। ये लोग जो मुद्दों की बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ कागज के ऊपर है, डेवलपमेंट कुछ नहीं है। सारा जेबों में माल भरा हुआ है। रिकॉर्ड निकलवा के देना तो मैं निकलवा के देता हूँ, समझे। तीसरी बात, ये सिर्फ है ना, ये वन साइडेड बात करेंगे, एक भी हक पे बात नहीं करें। अभी इन्होंने बाटले की बात किया, 400 रुपया। बताओ किधर है 400 रुपया? मैं बिल देता हूँ 400 रुपये, कितने का बिल देता हूँ? सिर्फ झूठ बोल रहे की आदत है ये लोगों की। बिल्कुल, अगर ऐसे ही बात करें जिस तरह से यहाँ पर नारेबाजी की जा रही, हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पर। हम आप लोगों से देखिए, जिस तरह यहाँ पर सवाल ये है कि आम पब्लिक क्या चाहती है, हम उस पर बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार मतदान करने जब जाएंगे तो क्या ध्यान में रख के करेंगे वोट? महंगाई कम के चक्कर में, महंगाई कम होगी तो वोट देंगे, बीजेपी उन्हें नहीं देंगे। अभी वो भाई साहब बोल रहे हैं ना कि आयुष्मान कार्ड चलता है, फ्री में इलाज होता है, मैं उसका सबूत देता हूँ उनको। मेरी मम्मी गए, मैंने 2 महीने पहले 16 तारीख को ऑफ हुई है, BHS हॉस्पिटल का मैं आयुष्मान कार्ड लेके उनके पास गया, बोले चलेगा नहीं, अनएबिलिटेबल बोलता है, नहीं चलेगा, बोलता है नहीं चलता। मैं साबित करता हूँ उनके लिए, बोलते 5 लाख का फ्री देते हैं, मैं साबित करता हूँ। 2 महीने पहले मेरी मम्मी ऑफ हुई है, BHS हॉस्पिटल है, ठीक है, ब्रह्म कुमारी हॉस्पिटल, मैं उस पर साबित करके दिखाता हूँ। मैं क्या बोलते हैं आयुष्मान कार्ड चलता, कुछ नहीं चलता उसके अंदर। वो मेरा सवाल ये था कि इस बार जब आप भाई साहब ने आपने उनसे पूछा, वो बोले आयुष्मान कार्ड दिया है, कुछ नहीं चलता आयुष्मान कार्ड उसके अंदर। मैं साबित करता हूँ, प्रूफ है मेरे पास। नहीं, मेरे पास प्रूफ है इस चीज का, प्रूफ है मेरे पास। चलिए ठीक है, बिल्कुल प्रूफ है, हम वो भी बात करेंगे, क्योंकि योजनाएं आती हैं, सरकार योजना बनाती है। जी, बोलिए। सब बीजेपी का ही सपोर्ट, मीडिया बीजेपी की सपोर्ट। इश्तियाक भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने नहीं, सुनिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी अच्छे से जानते हैं, मीडिया मेरी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो बोलते हैं आप बोलिए, मैंने कभी नहीं रोका है। आप मेरे कई शो में आए हैं और आप हमेशा यही चीज बोलते हैं कि मैं मीडिया पे आरोप लगाते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। ये भाई जो बोल रहे हैं, उनकी माँ बीमार थी, आयुष्मान भारत में कार्ड चला नहीं, आयुष्मान भारत कार्ड चला नहीं, और हर जगह पे यही दिक्कत है। लोगों को फंसाया गया है, लोगों को बनाया गया है, किसी चीज का कुछ फायदा होता नहीं है। और दूसरी बात, जो ताई बोल रही है अनाज का, अभी वो ताई बोल रही है अनाज फ्री में आ रहा है, फ्री में घर में आ रहा है। कौन बोल रहा है फ्री में आ रहा है? हमारे कार टैक्स में से 1 किलो चावल का 28 रुपया जा रहा है, और 1 किलो गेहूं का 30 रुपया जा रहा है। क्यों जा रहा है? कहां से जा रहा है? वो आप पर्ची लो, जहां से आप राशन लेते हो, राशन वाले को बोलो हमको पर्ची दो, हमारी पर्ची कितनी काटी, कितने पर्ची में कितना रुपया, 5 किलो का कितना रुपया है, 10 किलो का कितना रुपया, पर्ची लो। वो पर्ची में मालूम पड़ेगा आपके 450-500 रुपए का आपने राशन लिया है। 450-500 रुपए कहाँ के जाते हैं?
देश के खजाने से जाते हैं, किसके जेब में जाते हैं? मोदी के जेब में जाते हैं। इधर फ्री में देता है और उधर हमारा खजाना लूट के अपने जेब में डालता है। ये है मोदी सरकार, ये आम लोगों को पहुंचा है। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया। अभी आप बताइए 2014 में मोदी जी आए, सब लोग ने बोले एक मौका देना चाहिए था। यूएन कांग्रेस के ने भी बोला, शिवसेना भी बोले, सब लोग बोले कि क्योंकि एक नया चेहरा भी जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस ने भी 60 साल राज किया है। एक मौका भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर अभी तक आप देखो कितने कांड हुए, कितने बलात्कार हुए। सबसे पहला मंत्री, सबसे पहला विधायक, सबसे पहला सांसद किसका आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी का, जो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बलात्कार करने में नंबर 1। और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं रही? बृजभूषण के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी कर्नाटक का प्रधानमंत्री का भतीजा, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और इससे वह हाथरस में जो घटना हुई, रातों रात उस लड़की की लाश को जलाया जाता है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं है? क्योंकि वो बड़े बड़े मंत्री है, वो बीजेपी के फाइनेंसर है, वैसे लोगों को छोड़ा जाता है। एक आम बलात्कारी होता है, एक आम चोर होता है, उसको कुत्ते की सा मारते हुए पुलिस लेके जाती है। इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये इतने बड़े बलात्कारी है, ये इतने बड़े जुल्म कर रहे हैं इस देश के अंदर, मगर आवाज को दबाई जा रही है। और आप जैसे कुछ मीडिया आवाज को उठा रहे, हम आपका धन्यवाद करते हैं, मगर बड़ी बड़ी मीडिया आज बिक चुकी है, सच्चाई सामने नहीं आए। जी शायद हम लोग जो है जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ का जो मुद्दा है, शायद हम उस मुद्दे को लेकर इस चर्चा में नहीं बढ़ रहे, दूसरी बातों पर बढ़ रहे हैं। अगर उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम में क्या क्या मुद्दे हैं उस पर अगर जिक्र करें तो शायद बड़े मसले उत्तर पश्चिम। मैंने इस्माइल यूसुफ कॉलेज की आवाज उठाया था, उसकी जमीनें लूट के खाई गई, कई लोगों ने उसकी जमीनों को खाया, वो आवाज उठाए। यहाँ पानी की समस्या है, पानी के माफिया बैठे हुए। और पहले नगर सेवक का चुनाव कराना चाहिए था, चुनाव नहीं कराया इन्होंने डर के कि अगर नगर सेवक में अगर कांग्रेस आती है, शिवसेना आती है तो भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला खत्म हो जाएगा, तो इन्होंने डायरेक्ट लोकसभा का चुनाव कराए और पहली बार ऐसा हो रहा है। और दूसरी बात आप देख लो, महानगर पालिका के अंदर आज घर घर गली में घुसो, कहीं भी सफाई का ये नहीं है, कचरे का अंबार पड़ा हुआ है, गटर नाली भरी हुई है, नाले भरे हुए, करोड़ों रुपए लोग बिल बता रहे, जो रोड बना हुआ है उसी को तोड़कर वापस बना रहे। क्या जरूरत है इतना पब्लिक का पैसा खर्चा? और बोले हम बना रहे, हम विकास कर रहे हैं। अभी इन्होंने बताया टैक्स का पैसे से ये विकास हो रहा है, कोई अपने जेब से खर्चा नहीं कर रहे, कोई प्रधानमंत्री अपने जेब से नहीं जा रहे, टैक्स के पैसे से 20-20 लाख का सूट पहन रहे वो। लेकिन गरीब के लिए लोन माफ करने की ताकत नहीं। किसान का लोन माफ हो गया, अच्छी बात है, पर वो लोग बोले ना कि हमारा लोन माफ हुआ, कोई नहीं बता रहे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोलता है। हम चाहते हैं कि आम जनता का काम करे, 2 वक्त की रोटी के लिए जो आज जनता परेशान है वो जनता की परेशानी दूर करो। इंसान को कुछ नहीं चाहिए। आप प्रधानमंत्री थे, आपने तकलीफ उठाई, फटी हुई चप्पल पहने, फटी हुई कपड़े पहने, आपने मोदी जी की लाल कृष्ण अडवाणी जी की चप्पल उठाए, आपने अटल बिहारी वाजपेयी साहब की चप्पल उठाए, आपने तकलीफ उठाई, 4-4 दिन भूखे थे, तो आज वो तकलीफ आपको नहीं मालूम? एक आम जनता को कितनी तकलीफ होती है। और मैं दर्द समझता हूँ, लेकिन दर्द समझते नहीं है ये, वो बैठ गए उद्योगपति, इनको बिल्कुल बाला भाई एक एक करके बोलेंगे तो शायद सबकी आवाज पहुंचेगी। जी देखो, महंगाई इतनी बड़ी है क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कोई परिवार ही नहीं, उनके आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो उनका संभालेगा कौन? तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए उसको महंगाई का कुछ लेना देना नहीं है। कि लोगों को भरने का काम, लोगों को खड्डे में डालने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। मोदी जी की गारंटी को लेकर जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है और जिस तरह से परिवार की अगर बात करें तो मोदी जी ने कहा है, उनका बीजेपी का एक अभियान भी है, पूरा देश मेरा परिवार। उस भैया उनका परिवार यही है। और जो विकास की बात करें, विकास का सबसे पूरे देश में सबसे बड़ा अगर उदाहरण है तो इस उत्तर पश्चिम जिले में कि एक ब्रिज को ये मैच नहीं कर पाई, ब्रिज को जोड़ नहीं पाए। और जो कंपनी मेगा रियल्टी जिसका खुद का टर्नओवर ही 200 करोड़ का है और वो 614 करोड़ इनको लेटर बोल साइन करती है, उसके बदले में इनको 1200 करोड़ का मुंबई उत्तर पश्चिम जिले से पूरे बम्बई का ठेका मिलता है। तो इससे बड़ा विकास क्या है? यही इनका परिवार है। इलेक्ट्रो बोल के चंदे हैं, ये जितने घोटालेबाज है, यही इनका परिवार है। पूरी गारंटी जुमला है, क्योंकि ये आज एक वैक्सीन दिया था इन्होंने कोरोना काल में, और वो भी मोदी की गारंटी लिखा था। आज हुआ क्या हुआ, लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, तो आज वहाँ से फोटो निकल जा रही। कांग्रेस ने 1947-1952 के बाद 50 साल पहले जो गारंटी दिया था, जो वैक्सीन दिया था, वो आज तक उसकी गारंटी का नहीं लिया कि ये खराब हो गया या किसी को नुकसान पहुंचा। चाहे पोलियो का हो, चाहे एक टीका दिया जाता उसका हो, टीबी का जो इंजेक्शन दिया जाता था, आज तक फुल गारंटी के साथ चल रहा। लेकिन इनका 4 साल में गारंटी खत्म हो गई। गारंटी खत्म हो गई। लेकिन जिस तरीके से राज भाई जी
उनसे भी बात करेंगे। फूलचंद जी, जिस तरीके से अभी इन लोगों ने कहा कि गारंटी खत्म हो गई है, विकास कार्य अगर उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम में कई सारी समस्याएं हैं जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और फिर भी बीजेपी विकास का दावा कर रही है। अरे भाई देखो, ये अभी कांग्रेसियों को क्या है, जो जो इन लोगों की महाविकास आघाड़ी है, इन लोगों को कहने के लिए कुछ रहा नहीं है। अभी कहने के लिए कुछ रहा नहीं है। देखो यहाँ से लास्ट टाइम गजानन कीर्तिकर साहब जो थे 2 लाख वोटों से जीते थे। क्या 2 लाख वोटों से? तो इसका आपको वोटिंग का स्तर मालूम है क्या होगा? और रही इनके विकासों की बात, आप बताओ कौन से एरिया में स्कीमें नहीं चल रही है, रोड नहीं बन रहे हैं, कहाँ पे SRA की स्कीम नहीं है, और गली गुच्ची में साफ करने के लिए महानगर पालिका प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन इनको काम किए हुए रोड पे जो काम चल रहे हैं वो दिख रहा है, गटर खुदा हुआ है, और ये सभी काम हो रहे हैं, ये विकासी काम हो रहे हैं, और ये उन्हीं को नाम रख रहे हैं कि चलिए विकास का काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है। हमारे साथ सिंधे गुट के भी लोग जुड़े हैं, साहब से जानना चाहेंगे। अभी आपके पहले, थोड़ी देर पहले यहाँ ये कहा गया कि यहाँ की जो सरकार है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है वो जनता के मत से नहीं मुख्यमंत्री बने हैं, वो नेचुरल मुख्यमंत्री नहीं है, और इस बार यहाँ पर उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा था, इसलिए रविंद्र वायकर जी के पीछे ईडी लगाई गई और उनको दबा धमका के जो है पार्टी में लाया गया और उम्मीदवार बनाया गया। खोटा आरोप है ये। हमारे नेता ने ये कहा है कि कोई आरोप विरोप करने वाला जो भी रहता है ना, वो खाली खोटी खोटी बातें करते, खाली काम करो और काम करके दिखाओ, उसके बाद ही हमारा नेता सक्षम रहेगा ये काम करने के लिए। इस बार उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र में आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं? जनता का हर मुद्दा सॉल्व हो रहा है ना, अभी कोई भी मुद्दा बचा नहीं है, सब रास्ते का काम चालू है, सब डेवलपमेंट देखो, अभी आजू बाजू घूमेंगे कितना भी, सब डेवलपमेंट का काम चालू है, कोई भी प्रॉब्लम रहेगा सब सॉल्व होएगा। आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं इस बार? मेन तो बात मुद्दे जो विकास हो रहा है वो आपको भी पता है, मोदी जी जो विकास कर रहे हैं सेंट्रल में, और बाद में जो मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं, जितना महिलाओं के लिए जो वो योजना ला रहे हैं, तो वही चीज़ वही मुद्दे हम लेके जा रहे हैं। बाकी ये जो अपोजिशन वाले इन लोगों के पास क्या है, काम नहीं है, अभी कुछ काम की इनके पास याद ही नहीं है, सिर्फ इनके पास यही कंप्लेंट करना है। हमारे पास बहुत सारी यादी है, तो हम उन पर कंप्लेंट नहीं करना है, ना कुछ करना है, हम लोगों से हमारा विकास बता के लोगों से मत मांगना है। और बिल्कुल चलते चलते जानना चाहेंगे राज भाई, बिल्कुल संक्षेप में क्या कहेंगे कि इस बार जो चुनाव के नतीजे होंगे वो किन मुद्दों पर होंगे, और जिस तरह से उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम की जनता किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान करेगी? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा घोटाला और कभी हुआ इतने दिनों में तो कांग्रेस सरकार में घोटाला हुआ है। और रही बात जिस तरह से वैक्सीन की बात हुई, सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले यही पहुंचे होंगे वैक्सीन लगाने के लिए, और उसमें वैक्सीन, और वो वैक्सीन कितने देशों में मोदी जी ने फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया है, और अलग अलग मतलब एक काम रहे तो बताएं कि मोदी जी ने क्या नहीं किया। देश आज जिस तरह से सुरक्षित हाथों में है, उस तरह से आने वाले इस बार इलेक्शन में इस बार ऐसा रिकॉर्ड बनेगा कि ये लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसे हो गया। बिल्कुल, यहाँ पर जी आप कुछ बोल रहे? जी बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, और बाकी का जो विपक्ष पार्टी है वो सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहा है, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, बेवजह की सारी बातें कर रहे हैं। और इस बार मोदी सरकार 400 पार। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से एक सवाल ये यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जब आता है तो सभी नेता और सभी पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर महाविकास आघाड़ी और महायुति के जो उम्मीदवार के बात करें, कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो अब की बार 400 पार तो महाविकास आघाड़ी अब की बार तड़ी पार का नारा दे रही है। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। कल मिलेंगे किसी अन्य लोकसभा क्षेत्र में और जानेंगे कि वहां के लोग किस तरह से इस बार विकास कार्य को या किन किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।